डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एट्थ की साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ा ली थी, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा लिया था, क्रॉप प्लांट किसको कहा जाता है ये पढ़ा लिया था, J&K में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है और कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, देन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन हमने स्टार्ट किया था। इसमें कुछ मैंने सर्टेन कंडीशंस आपको बताई थी जो बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम ये चाहें कि हमारी क्रॉप की यील्ड अच्छी हो। तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में राइट काइंड ऑफ सॉइल पढ़ा लिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको प्लगिंग वगैरह वो सब बता दिया था, सोइंग बता दिया था। ट्रांसप्लांटिंग हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली फील्ड में नहीं लगाए जाते, बल्कि पहले उनको नर्सरी बेड्स लगाए जाते हैं, उसके बाद उन सीडलिंग्स को नर्सरी से मैन फील्ड में लिया जाता है और वहाँ पे लगाया जाता है। तो ट्रांसप्लांटिंग इसलिए की जाती है, कुछ मोस्टली ये वेजिटेबल्स सभी वेजिटेबल्स में होती है और राइस वगैरह इन क्रॉप्स में होती है। ये इसलिए की जाती है कि ताकि जो हमारे सीडलिंग्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी बेटर पेनिट्रेशन हो सके और अच्छी डेवलपमेंट हो सके। और जब इनको लगाया जाता है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाया जाता है ताकि इनको अच्छे से अच्छी सनलाइट मिले और अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले जिनसे इनकी प्रोडक्शन अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब खाद देना, अपनी खेत में खाद डालना। आपको पता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम अपनी फील्ड में कोई ना कोई फसल लगा रहे हैं तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में, और अगर हमारी सॉइल में डेफिशिएंसी हो न्यूट्रिएंट्स की तो हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होगी। उसके लिए हमें उसको बाहर से मैन्योर प्रोवाइड करनी पड़ती, खाद डालनी पड़ती है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर मतलब खाद तो हैं दोनों, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैन्योर किसको कहा जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मतलब जो नेचुरल वे से बना हुआ होता है उसको मैन्योर कहा जाता है, और इसमें सारे एलिमेंट्स स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ये जो क्या करती है, अगर हम मैन्योर डालते हैं अपनी फील्ड में तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की बढ़ा देती है और ड्रेनेज कैपेसिटी जो होती है वो क्लेई सॉइल की बढ़ा देती है, क्योंकि आपको पता है कि जो रेत वाली मिट्टी होती है उसमें पानी ज़्यादा देर रहता नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें मैन्योर डाल रहे हैं तो वो उसमें पानी काफ़ी देर उसमें रह सकता है, होल्ड करके रखती है सॉइल उसको। और इसी तरह अगर क्लेई सॉइल होगी तो उसमें पानी काफ़ी रहता है, तो इस अगर हम उसमें मैन्योर डालते हैं तो उससे पानी ड्रेन हो जाता है, उसमें से मतलब निकल जाता है। हमारे पास मैन्योर 3 टाइप्स की होती है, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योरिंग और कंपोस्ट होता है। फार्म यार्ड मैन्योर मतलब जो हमारे जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह बकरियां होती हैं, इनको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे घास वगैरह नीचे इनके बिछाया जाता है और ये अपना वेस्ट उसमें ही डाल देते हैं सारा, जो इनका वेस्ट होता है, गोबर वगैरह जो भी होता है, तो उस सारे को इकट्ठा करके एक ढेर में रख दिया जाता है और बाद में उसको खेतों में डाल दिया जाता है, तो उसको फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग में आपको पता है जब भी आप फसल काटते हो तो पूरी जड़ से तो नहीं उखाड़ते हो, उसकी स्टेम काटते हो, उसकी आधी स्टेम वहीं रह जाती है, घास वगैरह वहीं रह जाता है। जब हम सॉइल को टर्न करते हैं तो सॉइल की टर्न करने से वो सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के दोबारा सॉइल में चले जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स उनमें होते हैं वो दोबारा सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं, जो कि प्लांट्स फिर से यूज़ करते हैं एज उनकी न्यूट्रिशन, मतलब अपने एज ए न्यूट्रिएंट उनको यूज़ करते हैं। उसको ग्रीन मैन्योरिंग मतलब ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट से जो बनाई जाती है उसको ग्रीन मैन्योरिंग कहा जाता है। कंपोस्ट मतलब खाद। हमारे पास जितने कैटल शेड्स वगैरह होते हैं और जो अनवांटेड हमारे पास वेस्टेज होता है, जैसे कटी हुई सब्जियां होती हैं, प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं, मतलब जो ख़राब हो चुके होते हैं, उनको एक खड्डे में डाल के उनकी खाद बनाई जाती है। उसको कुछ देर रखा जाता है, जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है तो उससे कंपोस्ट बनता है, खाद बनती है, और उस खाद को भी यूज़ किया जाता है खेतों में ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो। ये होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब उनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है और वो बेसिक जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वही सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश, जिनको NPK भी कहा जाता है। ये जो है ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो सॉइल में चाहिए होते हैं किसी भी क्रॉप की फर्टिलिटी मतलब यील्ड के लिए, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी है, जैसे हमारे पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है। ये भी कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं जो बाहर से फील्ड को प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको या स्प्रे किया जाता है या मिट्टी में ऐड कर दिया जाता है जब प्लगिंग हो रही, मतलब आफ्टर जब हमने फील्ड वो प्लांट्स लगा दिए हैं उसके बाद इनको स्प्रे कर दिया जाता है या सॉइल में ही ऐड कर दिया जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो उससे हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, मतलब हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। बट अगर हम मैन्योर एक्सेस में भी थोड़ा बहुत चले जाएगा तो इससे क्रॉप को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। तो ये था
फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर के बीच में डिफरेंस। तो मतलब हमने खाद डाल दी है अपने प्लांट्स को। उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पानी देना। खेत में एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी हमें देना होता है, ना ज़्यादा पानी ना कम। अगर ज़्यादा पानी देंगे उससे भी नुकसान हो जाता है क्रॉप का, और कम देंगे तो उससे भी पानी हमारी फील्ड जो क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इरिगेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट एट नीडेड इंटरवल्स। जब ज़रूरत हो तभी प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी, अमाउंट ऑफ वाटर हमें अपनी फील्ड को प्रोवाइड करना है। अगर हमने सही तरीके से इरिगेशन किया अपनी फील्ड की तो हमारी क्रॉप की यील्ड बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। अगर उनको टाइम पे पानी मिल जाएगा तो उनकी अच्छी ग्रोथ होती है और ऑब्वियसली यील्ड भी फिर अच्छी होगी। वीडिंग, वेट्स मैंने आपको बोला था कि जो अनडिज़ायरेबल या जो हमने नहीं, हमारे प्लांट्स जैसे हमने कोई क्रॉप लगाई है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी किसी भी क्रॉप का नाम ले लो आप, फॉर एग्जांपल हमने मेज़ लगाए है, मक्की लगाई है। अब मक्की के साथ बहुत सारे और भी प्लांट्स लग जाते हैं जो हमने नहीं लगाए हैं, अनवांटेड हैं, तो उनको हमें उनको निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उनको नहीं निकालेंगे तो वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारी जो क्रॉप होती है उसके साथ compete करते हैं और उससे सनलाइट भी यूज़ करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो क्रॉप होती है उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और सनलाइट भी पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि कंपटीशन में दूसरे प्लांट्स भी खड़े होते हैं। तो इसलिए हमें उन वीड्स को फील्ड से रिमूव करना होता है और इसको मैनुअली किया जाता है। मतलब उनको हाथ से उठाया जाता है, वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हाथ से निकाल दिया जाता है। या कभी कभी वेडिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है, ये हमारे पास एक वीडिसाइड है जो वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी क्रॉप के साथ आते हैं उनके ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन इससे हमारी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता है। आसमेजीन जो है ये भी एक टाइप का इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड है जो कि यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक क्रॉप प्रोटेक्शन। आपको पता है वीडिसाइड्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्ड्स होते हैं वगैरह, ये सारे जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कुछ फंगस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, लोकटस होते हैं और ग्रॉस होपर्स होते हैं। ग्रॉस होपर्स एंड रोडेंट्स मीन्स जैसे रैट्स वगैरह होते हैं, ये हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी क्रॉप को। ये लोकटस जो होते हैं, लोकस्ट इनको कहा जाता है। लोकस्ट जो ये होते हैं, ये टिड्डियाँ, मतलब ये कीड़े होते हैं एक तरह के। ग्रॉस होपर जैसे आपने देखोगे जंप करते हैं, ग्रीन कलर के जंप करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इनको टिड्डियाँ कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाते हैं जब ये आते हैं, और जिस फील्ड पे ये आ जाते हैं पूरी की पूरी उस क्रॉप को ही चट कर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और इनको किल करने के लिए हमें केमिकल्स की यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि और कैसे किल किया जाए, इनको तो उठाया ना जाए क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। तो इनको मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे पास मेलाथियोन होता है, डेमिक्रॉन और पॉलीथियोन, ये कुछ केमिकल्स हैं इंसेक्टिसाइड्स जो इन इंसेक्ट्स को, जैसे कि ग्रॉस होपर्स, लोकस्ट वगैरह, इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमारी क्रॉप बची रहे इन सब से और उसकी अच्छी यील्ड हो। जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं इन पे ये जो पेस्ट को किल करते हैं, उनके लार्वा को किल करते हैं, लेकिन हमारी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए जब भी आप लोग बाज़ार से कोई फ्रूट्स लाते हो, वेजिटेबल्स लाते हो या कोई भी ग्रेन्स वगैरह लाते हो, उनको पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव होता है और अगर वॉश करने के बगैर हम उनको खाएंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ जानवर होते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये भी हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनको भी भगाने के लिए इंसान ने एक तरीका निकाला है। वो फील्ड में क्या करते हैं, एक स्टैचू बना लेते हैं जिसको स्क्रू कहा जाता है, और ये स्टैचू फील्ड में बीच में लगा दिया जाता है। तो बर्ड्स को ऐसा लगता है कि कोई इंसान ही वहाँ पे खड़ा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं, और इस तरीके से हम अपनी क्रॉप को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारे पास है अब हार्वेस्टिंग। अब हमने क्रॉप लगा दी, ये पक गई है, अब हमें क्रॉप को काटना है। ठीक है, तो हमारे पास क्रॉप दो टाइप की होती है, एक होती है रबी, दूसरी होती है खरीफ। रबी क्रॉप वो होती है जो विंटर्स में लगाई जाती है, मतलब अक्टूबर में, जैसे गेहूँ होते हैं हमारे पास, वो अक्टूबर में लगाए जाते हैं और अप्रैल में काटे जाते हैं। इनको रबी खरीफ क्रॉप कहा जाता है। और खरीफ कौन होती है, जो समर में लगाई जाती है, जैसे हमारे पास राइस होते हैं, अभी मक्की, मेज़ वगैरह ये सब होती है, इनको अभी लगाया जाता है और इनको सितंबर में काटा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये इनका सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड होता है क्रॉप्स का। 2 टाइप्स की क्रॉप्स हमारे पास होती हैं।
अब क्रॉप्स हमें हार्वेस्ट करनी है, हार्वेस्ट मीन्स काटनी है। तो हमें कैसे पता चला कि हमारी क्रॉप रेडी हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए? तो जब भी कोई फ्रूट या कोई भी ग्रेन गोल्डन कलर का हो जाएगा, गोल्डन मीन्स सुनहरे रंग का हो जाएगा, तो हमें पता चल जाता है कि क्रॉप इज़ रेडी टू हार्वेस्ट और हमें उसको काटना चाहिए। हार्वेस्टिंग अब हम किसी को कहेंगे? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से जो हमारी पकी हुई फसल है उसको फील्ड से काटना और उसको कलेक्ट करना, उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। और ये मेनली किया जाता है हैंड से, सिकल से किया जाता है, सिकल दराती जिसको कहा जाता है, और मशीनों से भी किया जाता है। लेकिन हमारे एरियाज़ में मोस्टली मशीनें प्लान एरियाज़ में यूज़ होती है, हमारे हिली एरियाज़ में मोस्टली सिकल से ही इसको काटा जाता है। और कुछ स्पेशली कुछ फेस्टिवल्स रिलेटेड होते हैं हमारी फसलों के हार्वेस्टिंग के साथ, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, बिहू, ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है जो अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं जब भी फसल को काटा जाता है। अब जब हमने फसल काट ली उसके बाद उसके आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ रिपीट करा दूँ। उसके बाद थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? जो ग्रैन्स होते हैं उनको चेफ से अलग किया जाता है, मतलब ग्रैन्स के बाहर से जो कवरिंग होती है घास की उसको उससे अलग किया जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या कैसे किया जाता है? हमारे पास वुडन एक स्टिक होती है, उससे उसको बीट किया जाता है जिससे कि ग्रैन्स एंड चेफ जो होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन इसके लिए थ्रेशर्स भी यूज़ हो सकते हैं, मॉडर्नाइज बहुत सारी मशीनें हैं हमारे पास जिसके ज़रिए इनको ग्रैन्स को और चेफ को अलग किया जाता है। अब ये अलग हो गई, उसके बाद की जाती है विनोइंग। विनोइंग बास्केट से हमारे यहाँ की जाती है हिली एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ मशीन्स यूज़ नहीं होती हैं। तो विनोइंग एक बास्केट होती है हमारे पास जिसमें हम इस पूरे मटेरियल को लेते हैं और इसको हवा में अब एक हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है जहाँ पे चेफ अलग हो जाता है और ग्रैन्स अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास हमें ग्रैन्स अलग मिल जाते हैं, चेफ जिसको भूसा कहा जाता है जो कि मोस्टली कैटल्स की एज ए फोडर यूज़ किया जाता है, जिसको वो अलग हो जाता है। विनोइंग कर लिया हमने, उसके बाद हमारे पास हमें मिल गए क्या? हमारे ग्रैन्स मिल गए। अब इन ग्रैन्स को क्या किया जाता है? इन ग्रैन्स को ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है सन हीट में, हफ्ता या 5-6 दिन को रखा जाता है तब तक जब तक नहीं अच्छे से ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए फिर इनको स्टोर किया जाता है। स्टोर मीन्स कीपिंग द हार्वेस्टेड फ्रूट्स या ग्रैन्स टिल दे आर टेकन फाइनली टू द कंज्यूमर। तब तक उनको संभाल के रखना जब ना उनको कंज्यूमर ले जाए। कंज्यूमर मतलब जो खरीदने वाला बंदा है, जब तक ना उस तक पहुँचे तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको क्या करके रखें? स्टोर करके। देखिए ये किया जाता है, वही मैंने आपको बोला, जो बड़े बड़े फार्मर्स होंगे वही ये स्टोरेज वगैरह करते हैं जो कंज्यूमर्स को बेचते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम उतना ही हमारे पास उतनी ही फील्ड होती है जो कि हम खुद ही यूज़ कर लेते हैं। तो हम स्टोरेज कैसे करते हैं? हम मोस्टली अपने ग्रैन्स को स्टोर करते हैं क्ले पॉट्स में, ठीक है, या क्ले पॉट्स में, वुडन बॉक्सेस में, इन सब में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा क्रॉप होती है, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, वो ग्रैनरीज में उसको स्टोर करके रखते हैं, या सिम्प्टीड हॉल्स जिनको गोडाउन्स कहा जाता है उनमें स्टोर करके रखते हैं इनको, और फिर बाद में वो बेच देते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट पहुंचा देती है कंज्यूमर्स तक इस सारी क्रॉप को, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स जो हमें पता होने चाहिए कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके आगे भी 1-2 स्टेप्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप अच्छे से टेक्स्ट बुक पे इनको पढ़िए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए।